हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी 2021 का, ये टेस्ट नंबर 24 का थर्ड पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने दो पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, ये थर्ड पार्ट है। इसमें क्या हम लोगों ने कल सॉल्व किए थे 45 क्वेश्चन तक, ठीक है। तो उसमें आज 46 से हम स्टार्ट करेंगे। वो 5 क्वेश्चन रह गए थे कल, क्योंकि कल 20 ही क्वेश्चन में सॉल्व कर पाया था, क्योंकि एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा था और मुझे भी थोड़ा सा मतलब वर्क था, तो इसलिए मैंने छोटा वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उसमें आज हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 से आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में 1937 में हुए प्रांतीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अंतर्गत कराए गए थे। सेकेंड है कि मुस्लिम लीग बंगाल प्रांत का सबसे बड़ा जो दल था। और थर्ड है कि महात्मा गांधी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए प्रांतीय जो मंत्रालयों की कार्यों की सराहना की थी। तो ऐसा कुछ नहीं था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटिश ने इंडिया को भी शामिल कर लिया था, तब जो ये प्रांतीय सरकार जो बनी थी 1937 में, तो इसने 1939 में इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो उसी के संबंध में इन्होंने कहा था महात्मा गांधी ने कहा था कि चलो अब भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल जाएगी जो इस प्रशासन में फैली हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। और बंगाल में भी ये मुस्लिम लीग उभर कर नहीं आई थी, क्योंकि इसे तो कहीं भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ठीक है। इसमें कांग्रेस ने जो है पूर्ण बहुमत से 5 राज्यों में सरकार बनाई थी, और जो मतलब गठबंधन करके 3 राज्यों में बनाई थी। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो भी ये चुनाव कराए गए थे, तो जो 1935 का ये अधिनियम आया था भारत सरकार, ठीक है, इसी के अंतर्गत कराए गए थे। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें कहा गया कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन द्वारा चालित हमलावर पनडुब्बियों का एक वर्ग है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका निर्माण रूस से प्रौद्योगिकी ट्रांसफर के साथ किया जा रहा है। थर्ड है हमारा थर्ड स्टेटमेंट है कि इसका नामकरण लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों के नाम पर रखा जाता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये लक्षद्वीपों के नाम पे नहीं रखा जाता है। इसमें देखो ये जो स्कॉर्पिंग जो पनडुब्बी थी, तो ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत इनका डेवलप किया जा रहा था, और ये रूस नहीं फ्रांस की टेक्नोलॉजी के आधार पर इनको जो है बनाया जा रहा था। तो इसमें अभी तक 5 पनडुब्बी जो है इसमें शामिल हैं इसमें। तो इसमें अभी वागीर पनडुब्बी जो थी, ठीक है, तो उसको मतलब 5वीं जो वागीर पनडुब्बी है, इसे अभी इसका जो मुंबई में इसका अनावरण किया गया है, जो शिपयार्ड है, ठीक है, मझगांव शिपयार्ड। तो उसी में इसका जो किया गया है, तो उसमें ये अगर नामकरण की बात आती है, तो देखो जो वागीर का था, तो इसकी जो अगर बात करें, तो एक ये शिकारी समुद्री प्रजाति होती है सैड फिश, ठीक है, इसके आधार पर रखा गया है। इससे पहले आई थी, जो सबसे पहले आई थी कलवरी, तो ये टाइगर शार्क के नाम पर इसका रखा गया था, ठीक है। फिर खंडेरी आई थी और करंज आई थी। तो खंडेरी जो थी, तो वो जो शिवाजी के द्वारा एक जलदीप दुर्ग बनाया गया था, तो उसके आधार पर नाम रखा गया है। और करंज का एक मुंबई के पास द्वीप है, तो उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो इसका कोई मतलब लक्षद्वीप से कोई भी संबंध नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजन द्वारा चालित हमलावर पनडुब्बी है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 48। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत में वित्तीय बाजार अवसंरचना के घटकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो फर्स्ट है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट प्रणाली यानी आरटीजीएस, और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी सीडीएसएल, और क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सीसीआईएल, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें कि जो फाइनेंशियल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में बात करें, तो ये तीनों हमारे स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि तीनों को इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि चौकीदारी करों का भुगतान करने से इनकार करना। सेकेंड है कि कनिंघम सर्कुलर का कार्यान्वयन और व्यक्तिगत सत्याग्रह।
तो अगर सविनय अवज्ञा की बात करें तो इसकी शुरुआत 12 मार्च में जो दांडी मार्च हुआ था उसी के आधार पर की गई थी। ठीक है, तो इसमें चौकीदारों का करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया गया था और कनिंघम सर्कुलर भी लाया गया था। कि ये कनिंघम सर्कुलर ये था कि जो भी छात्र थे बंगाल वाले क्षेत्र में, तो उनको जो है राजनीतिक यही मतलब इसमें शामिल होने के लिए ये मतलब राजनीतिक रूप से शामिल होने की से प्रतिबंधित किया था इसमें। ठीक है, तो ये तो दोनों हमारे संबंधित है, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह तो ये अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत लाया गया था 1940 में। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारा इसमें 1 और 2, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं जो है घटित होती हैं। तो रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, सेकेंड है कि जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, और थर्ड है कि ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन। तो देखो ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन नहीं होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यानी CO2 जो होती है, ठीक है, उसी का कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपचयन होता है। तो ये गलत है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजन, तो हमारा ये तो हमारा सही है स्टेटमेंट। सॉरी। तो इसमें रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, तो ये देखो ये भी हमारा गलत है क्योंकि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। तो इसमें कहा गया है कि इसे औद्योगिकरण के कारण तीव्रता से विकसित हो रहे नगर यानी टाउन और अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं करने वाले नगरों के प्रशासन के लिए गठित किया जाता है। और यह यद्यपि यह राज्य नगर पालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करती है, लेकिन इस पर अधिनियम के केवल कुछ ही प्रावधान लागू होते हैं। नगर पालिका के विपरीत यह पूर्णतः एक नाम निर्दिष्ट निकाय है, अर्थात अध्यक्ष सहित सभी सदस्य राज्य द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, तो हमारा देखो किस स्थानीय शहरी निकाय के बारे में बात की जा रही है। तो नगर क्षेत्रीय समिति है या अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नगर परिषद है या छावनी परिषद है। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, जो अधिसूचित जो क्षेत्र समिति होती है, ठीक है, उसके बारे में यानी नोटिफाइड एरिया कमेटी जो होती है वो उसके बारे में बात की जा रही है। और इसके जो भी सदस्य होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 52। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश, नेक्स्ट है हमारा 52। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताना है हमको। ठीक है, तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति किसी एक सदन के सत्र में होने की स्थिति में भी अध्यादेश प्रख्यापित यानी जारी कर सकता है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने के निर्णय को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। और थर्ड है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति का उपयोग संविधान संशोधन हेतु नहीं किया जा सकता। तो देखो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है क्योंकि संविधान संशोधन का कोई अगर रूल बनाना है, ठीक है, तो उस पर हम जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है कि कहा गया है कि अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसे कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो ये गलत है क्योंकि कूपर वाद आया था, कूपर बनाम भारतीय संघवाद, ठीक है, 1970 का, तो उसमें ये दुर्भावना के आधार पर इसका जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है सेकेंड, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है कि केवल अगर एक ही सदन चालू होगा, ठीक है, तो इसका प्रोविज़न किया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये आर्टिकल 123 के अंतर्गत आती है इसकी। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट इसका सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका के माध्यम से कीट पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो कीट से हमें कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं, तो प्रकीर्णन करना, खाद्य स्रोत, परागणी जो परागणकारी यानी जो ये फूलों में परागण होता है, ठीक है, पर परागण, उसके बारे में, और अपघटन
तो ये मतलब डिकम्पोजर होते हैं और ये परागण कार्य भी करते हैं और खाद्य स्रोत का भी ये है, और जो प्रकीर्णन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कीट। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कहा गया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। सेकेंड है कि वर्ष 1930 में आरंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के लंदन समझौते से वापसी के पश्चात समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो फर्स्ट वाला तो हमारा स्टेटमेंट जो है सही है, क्योंकि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और ये पूना पैक्ट जब हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत जो है गांधी जी ने इसमें भाग लिया था और सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया था। लेकिन 1930 में नहीं, 1931 में इसे पुनः स्टार्ट किया गया था जब ये लंदन से लौटे थे। ठीक है, तो ये 28 दिसंबर 1931 को फिर से इसको स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि इसका कोई मतलब इनकी बातें नहीं मानी गई थी वहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मध्य अंतर के बारे में बताना है हमको। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जहां विश्व बैंक का लक्ष्य निर्धन देशों का विकास है, वहीं आईएमएफ राष्ट्रों के मध्य भुगतान और प्राप्तियों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में। ठीक है, सेकेंड है कि जहां आईएमएफ विशेष रूप से विकास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करता है, वहीं विश्व बैंक का लक्ष्य किसी देश की समग्र वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है हमारा कि जहां आईएमएफ केवल राष्ट्रीय सरकारों को ऋण प्रदान कर सकता है, वहीं बैंक जो विश्व बैंक है वो व्यक्तियों को भी ऋण प्रदान करता है। तो ये गलत है, ना तो आईएमएफ और ना ही विश्व बैंक किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को ऋण प्रदान करते हैं, ये किसी राष्ट्र को प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये भी हमारा गलत है, क्योंकि इसमें जो आईएमएफ होता है ये विकास परियोजनाओं के लिए ये ऋण प्रदान नहीं करता है। विकास परियोजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक ये आपको देखने को मिलेगा वित्तीय आवश्यकताएं प्रदान करता है, लेकिन जो आईएमएफ होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज करने के लिए। ठीक है, कि अगर किसी देश की जो पेमेंट करने की क्षमता कम हो गई है तो उसको प्रदान करने के लिए ये केवल देता है। ठीक है, तो ये गलत है स्टेटमेंट हमारा, लेकिन फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि विश्व बैंक का लक्ष्य निर्धन देशों के विकास, वहीं जो आईएमएफ होता है वो भुगतान और प्राप्तियों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 56। तो इसमें कहा गया है कि सुषुप्तावस्था यानी ट्रोपोर जंतुओं की उत्तरजीविता की एक अवस्था है। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि सुषुप्ता अवस्था में प्रवेश करने के लिए जंतु अपनी चयापचयन क्रियाओं को मंद कर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को घटा देता है। सेकेंड है कि यह केवल उत्तरी गोलार्ध के पक्षियों और स्तनधारी द्वारा अपनाई जाती हैं। ठीक है, और थर्ड है कि कुछ जंतुओं प्रतिदिन कुछ घंटों के लिए सुषुप्ता अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो ये तो हमारा सही है कि कुछ जंतु जो हैं कुछ घंटों के लिए भी ये कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो मतलब 6-6 महीने के लिए भी ये सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में कहा गया है तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ऑस्ट्रेलिया के पशु और स्तनधारी होते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो पक्षी होते हैं और स्तनधारी होते हैं कुछ, ठीक है, वो भी सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट है कि केवल उत्तरी गोलार्ध में जो अंटार्कटिका वाला क्षेत्र होता है, ठीक है, जो जहाँ पे ये बहुत ठंडा प्रदेश है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला वो सॉरी जो आपका देखने को मिलेगा रसिया का है और डेनमार्क वाला क्षेत्र है, तो ये जो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडे प्रदेश हैं, ठीक है, वहाँ पे ये स्तनधारी पक्षी और जो होते हैं ये सब मतलब सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये सुषुप्तावस्था में जब प्रवेश करते हैं तो इनकी चयापचयन जो क्रिया होती है कम हो जाती है और अपनी जो ऊर्जा की क्षमता है उसको घटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकेंड वाला हमारा गलत हो गया। तो हमारा 1 और 3 तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पंचवर्षीय योजनाओं में निम्नलिखित में से गरीबी हटाओ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के 2 मुख्य उद्देश्यों को प्रस्तावित किया था।
तो ये किस पंचवर्षीय योजना का था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है या पंचम पंचवर्षीय योजना है? तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन सही है, ये पंचम पंचवर्षीय योजना है। और बताना है कि ये नारा किसने दिया था और इस समय प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो ये याद होना चाहिए इसमें, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात आई है ना, अभी आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें कहा गया कि भारतीय औषधि उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फर्स्ट है कि भारत का औषधि उद्योग मूल्य के आधार पर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषधि उद्योग है। ठीक है, सेकेंड है कि ग्रीन फील्ड फार्मा के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। और थर्ड है कि हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा औषधि उत्पादन हब अवस्थित है। तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा जो औषधि हब है ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इसमें ग्रीन फील्ड के माध्यम से 100% ये मतलब एफडीआई की ज़रूरत होती है। ठीक है, मतलब 100% मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से मतलब आप जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ब्राउन फील्ड में होता है उसमें भी 100% है, लेकिन ये क्या है कि स्वचालित मार्ग से आप 74% ला सकते हैं। और जो 26% बचा वो आपको मतलब दिल्ली रूट से जो आता है ना, तो उसको मतलब आपको उसको अप्रूवल कराना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन ये अगर कहा जाए कि भारत का औषधि मूल्य के आधार पर तीसरा विश्व का सबसे बड़ा औषधि उद्योग है, तो ये गलत है। मूल्य के आधार पर भारत 14वां है। ठीक है, औषधि उद्योग में, लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो ये तीसरे नंबर पर आता है। तो हमारा ये फर्स्ट वाला गलत हो गया और 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 59। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रही विश्व की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र भूमि यानी पेंटानल के बारे में हमको बताना है कि ये किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो फर्स्ट है कि केन्या, युगांडा, तंजानिया है। बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा है, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया है। और बोलबुरिया ब्राज़ील और पराग्वे है। ठीक है, तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन है सही, क्योंकि ये बोलबिया, पराग्वे और ब्राज़ील के मध्य अवस्थित है। ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि यहाँ अभी वनाग दावाग्नि देखने को मिली थी, मतलब आग लगी हुई थी, तो इसीलिए ये कई हफ्तों तक जल मतलब आग लगी रही थी, तो ये न्यूज में थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। तो इसमें कहा गया कि मुगल काल के दौरान कृषि की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? ठीक है, तो फर्स्ट है कि किसानों को निर्वाह और वाणिज्य दोनों फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। सेकंड है कि सिंचाई के लिए राज्य से कोई भी सहायता प्राप्त नहीं होती थी। थर्ड है कि गांव के अनिवासी किसानों को ठेके पर खेती करने की अनुमति दी गई थी। तो ये तो सही है कि गांव के जो अनिवासी होते थे उनको ठेके पर खेती करने की अनुमति दी गई थी, तो हमारा सही है। ठीक है, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि किसानों को निर्वाह और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। लेकिन इसमें कहा गया कि सिंचाई के लिए कोई सहायता नहीं होती थी, तो ये गलत है। राज्य जो है क्या करता था, सिंचाई के लिए नहरें और नालों और कुओं का निर्माण करवाता था। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 61। तो इसमें कहा गया है कि खड़ी खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह किसी बाह्य वातावरण में केवल प्राकृतिक सौर्य प्रकाश का उपयोग कर ऊर्ध्वाधर रूप से क्रमबद्ध परतों में खाद्य फसलों को उगाने की एक विधि है। ठीक है, सेकेंड है कि कुक्कुट या पोल्ट्री और पत्तेदार जो सब्जियों के उत्पादन में इसका उत्तरोत्तर प्रयोग किया जाता है। तो सही बात है, कुक्कुट पालन है या मतलब पोल्ट्री फार्म है या पत्तेदार खेती है, इसके साथ साथ आपको हाइड्रोपोनिक्स या मतलब ऑर्नामेंटल जो बागवानी होती है, ठीक है, मतलब सजावटी बागवानी, तो उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जैसे ये मशरूम की खेती भी ये बहुत प्रचलित है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये प्राकृतिक जो सौर्य प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये मतलब कृत्रिम प्रकाश का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इंडोर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 62। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन समितियों द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अनुशंसाएं की गई थी? तो फर्स्ट है कि सरकारी आयोग, सेकंड है कि एम पुंछी आयोग और राजमन्नार समिति। तो देखो, केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करें तो ये तीनों जो आयोग हैं, ठीक है, और ये राजमन्नार समिति है, ये तीनों के तीनों
केंद्र राज्य संबंधों में अनुशंसा दी गई थी। और अगर सरकारिया आयोग की बात करें तो इसने 1983 में अनुशंसा दी थी, ठीक है। और ये एम पुंछी की बात करें तो ये पुंछी आयोग 2007 में आया था, और ये राजमन्नार समिति 1969 में देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस मूल अधिकारी के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। तो फर्स्ट है कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसमें अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये देखो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। जो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, ये 12 से 35 तक हैं। इसी में ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 18 से 22 के बीच आपको देखने को मिलेगा। उसी में जो ये शिक्षा का अधिकार है ये आर्टिकल 21 ए में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत है। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, समता के अधिकार किस आर्टिकल में है, और संस्कृति व शिक्षा के संबंध में अधिकार किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। तो इसमें कहा गया है कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाले आरोग्य सेतु ऐप के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह उपयोगकर्ता को कोविड-19 पॉजिटिव रोगी के साथ उसकी अंतःक्रिया के संबंध में सूचित करने के लिए एक संपर्क का पता लगाने वाला ऐप है, यानी ये लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं उसमें, ठीक है। और सेकेंड है कि यह वायु मार्ग और या रेल मार्ग द्वारा यात्रा करने के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। इसको मतलब आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप उससे जो संबंधित कोविड पॉजिटिव होंगे तो उससे आपको जो है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो गवर्नमेंट का जो तंत्र काम कर रहा है उसको पता चल जाएगा, तो कोविड को रोका जा सकता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, सेकेंड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। तो इसमें कहा गया है कि इस फसल के लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य उतार चढ़ाव वाले तापमान के एक आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसकी खेती के लिए आवश्यक न्यूनतम वर्षा जो है ये 1000 मिलीमीटर होनी चाहिए। और इस फसल के विकास के लिए वार्षिक बाढ़ से गाद प्राप्त करने वाली अच्छी गहराई वाली नवीनतम धूसर जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो इसमें जलोढ़ मृदा का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो ये कौन सी फसल है, ठीक है। तो इसमें जो कपास है, गेहूं है, पटसन है, गन्ना है। तो इसका देखो सी वाला ऑप्शन है। ये पटसन जो है इसे 1000 जो मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और आर्द्र जो तापमान होता है ये आपको जो 24 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के संबंध में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। तो इसमें कहा गया है कि भारत में न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसे भारत के संविधान में परिभाषित किया गया है। सेकेंड है कि इसने शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को सुदृढ़ता प्रदान की है। और थर्ड है कि इसने कार्यकारी उत्तरदायित्व को लागू किया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है इसके संबंध में। तो इसके संबंध में बात करें तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है, क्योंकि भारत के संविधान में जो है इसे कभी कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया था। ये 1970 के दशक में ये वर्ड देखने को मिला था, ठीक है, न्यायिक सक्रियता। और ये पृथक्करण के सिद्धांत को सुदृढ़ नहीं करता है, बल्कि ये कमज़ोर करता है इसको। तो ये भी हमारा गलत हो गया। और इसे इसने कार्यकारी उत्तरदायित्व को लागू किया है। तो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल हमारा सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 67। तो इसमें कहा गया है कि भारत के बाह्य ऋण के संदर्भ में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि भारत के समग्र बाह्य ऋण में निजी क्षेत्र के ऋण की तुलना में संप्रभ ऋण है ये 2 गुना है। सेकेंड है कि अनिवासी भारतीय यानी एनआरआई की बकाया जमा राशियाँ भारत के बाह्य ऋण का सबसे बड़ा घटक है, ठीक है। और थर्ड है कि भारत का अधिकांश बाह्य ऋण चीन की मुद्रा रेनमिनबी में मूल्य वर्गित है। तो ये गलत है। भारत का जो अधिकांश मुद्रा है ये आपको जो है यूएस डॉलर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यूएस डॉलर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और जो ये बकाया राशियों की मतलब बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ये आपको वाणिज्यिक बकाया राशियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसमें क्या है कि तब जो वाणिज्यिक बकाया राशियाँ हैं ये आपको 457
जो बिलियन डॉलर के करीब देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर एनआरआई की बात करें तो ये 130 बिलियन डॉलर ही हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड दूसरा है सबसे बड़ा जो अनिवासी भारतीयों का जो एनआरआई का ये जमा राशियाँ हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है, तो ये वाणिज्यिक उधारियाँ हैं। तो ये भी गलत हो गया और फर्स्ट भी गलत है, क्योंकि निजी क्षेत्र की ऋण की तुलना में जो संप्रभु ऋण है वो 4 गुना है, ना कि 2 गुना। तो हमारा इसमें जो है सेकेंड, इसमें जो है आपको अगर बात करें तो कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 68। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। तो हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम वायरस है, और ये हमारा सिफिलिस है। तो ये रक्त जनित कौन से रोग हैं जो मतलब रक्त से फैलते हैं? तो देखो, सिफिलिस भी रक्त के संपर्क में आने से, और ये एचआईवी है, हेपेटाइटिस बी है। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए है ये वायरल बीमारी है जो मतलब जल और भोजन से फैलती है। तो हमारा हेपेटाइटिस ए इसमें शामिल नहीं है, बी और एचआईवी और सिफिलिस से तीनों शामिल हैं। तो हमारा 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 69। तो इसमें व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसके तहत वित्त पोषण केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सेकेंड है कि यह योजना सामाजिक क्षेत्र क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है। तो जो वित्त पोषण की जो बात की जा रही है इसमें, ठीक है, तो ये देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि यह योजना सामाजिक क्षेत्र की जो परियोजनाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए बनाई गई है, लेकिन ये केंद्र सरकार के द्वारा ही मतलब उपलब्ध कराई जाती है, ना कि राज्य के सरकार के द्वारा। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन केवल सही हो गया, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा 70 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि प्रायः सुर्खियों में रहने वाली भारतीय दंड संहिता में प्रावधान शामिल है। तो फर्स्ट है कि दंड के लिए जुर्माने और दंड के निर्धारण से संबंधित। सेकेंड है कि अपराध की जांच की प्रक्रिया के से संबंधित। ठीक है, और थर्ड है हमारा कि न्यायालयों और मजिस्ट्रेट की शक्तियों से संबंधित। तो देखो, भारतीय दंड संहिता मतलब आईपीसी जो 1860 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय। तो इसमें दंड के लिए जुर्माने और दंड के लिए निर्धारण से संबंधित प्रावधान तो इसमें शामिल हैं, लेकिन अपराध की जांच और मजिस्ट्रेट की शक्तियां ये इसमें शामिल नहीं है। दोनों ये आपको भारतीय दंड प्रक्रिया यानी सीआरपीसी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे गलत हैं स्टेटमेंट, तो हमारा ए वाला सही हो गया, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 71। तो इसमें कहा गया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। सेकेंड है कि सीबीआई के निदेशक को हटाने या निलंबित करने का प्राधिकार केवल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पास होता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पास नहीं होता है। हालांकि जो शक्तियां होती हैं सीबीआई को, ये जो सीवीसी एक्ट होता है इसके अंतर्गत प्राप्त होती हैं, लेकिन जो इसकी स्थापना की गई होती है तो ये मतलब जो तुम्हारा दिल्ली विशेष आपको देखने को मिलेगा, जो इसका ये दिल्ली विशेष एक्ट होता है, यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसकी जो धारा 4 होती है उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। तो ये उसी के आधार पर हटाया या निलंबित किया जा सकता है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट हमारा, और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें 3 सदस्य होते हैं, इसमें प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जो इस समिति के चेयरमैन होते हैं, और इसमें आपको देखने को मिलेगा जो लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, और जो सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर उनके द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो कोई भी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो इसमें कहा गया कि वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ये विश्व वेतन रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय आईएलओ जो है, ठीक है, तो आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में, और इसका अभी 100वां वर्ष स्थापना वर्ष भी मनाया गया है। तो ये न्यूज़ में है, तो ये क्वेश्चन इससे बनने के इस बार जरूर चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 73। तो इसमें कहा गया कि ये विशालकाय तारों के सुपरनोवा के रूप में अंत
होने और उनके कोर के ध्वस्त होने पर निर्मित होते हैं। ये अपने द्रव्यमान का 20 किलोमीटर व्यास के अंदर संकुलित कर लेते हैं और इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि एक छोटे चम्मच यानी पदार्थ का वजन भी 1 बिलियन टन होगा। औसतन इस तारे का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 2 मिलियन यानी 2 अरब गुना अधिक प्रबल होता है। तो ये किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है कि क्वासर को ठीक है, श्वेत वामन और न्यूट्रॉनों को और लाल दानों को, ठीक है। तो ये किसके बारे में इसकी बात की जा रही है इसमें, ठीक है। तो इसकी अगर बात करें तो ये न्यूट्रॉन्स के बारे में बात की जा रही है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है 74। तो इसमें कहा गया कि भारत में यूरिया सब्सिडी के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि वर्तमान में सरकार सभी यूरिया विनिर्माताओं को प्रति पोषक तत्व के आधार पर एक समान सब्सिडी प्रदान करती है। सेकेंड है कि यूरिया सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से किसानों द्वारा यूरिया के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है कि उच्च सब्सिडी के कारण यूरिया के अतार्किक उपयोग को भारत में ब्लू बेबी सिंड्रोम की बढ़ती घटनाओं से जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि ज़्यादा प्रयोग करने से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। जिस एरिया में ये मतलब घटनाएं देखी गई हैं जहाँ ज़्यादा यूरिया यूज होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें निकल कर आई हैं, ठीक है, रिसर्च में पता चला है। और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि सब्सिडी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है इससे किसानों द्वारा यूरिया में के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो कहा गया है कि सभी यूरिया तो नहीं, सभी जो निर्माता हैं, ठीक है, उन्हें पोषक तत्वों के आधार पर ही सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा सेकेंड और थर्ड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तो इसमें साधारण कानून यानी दंडात्मक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अधिकारी या किन अधिकारों का अधिकारी होता है। तो फर्स्ट है कि यदि मजिस्ट्रेट निरोध की अवधि में वृद्धि नहीं करता है तो 1 माह के पश्चात रिहा करने का अधिकार। सेकेंड है कि जो ये विधि व्यवसायी से परामर्श और उसके द्वारा प्रतिरक्षा कराने का अधिकार, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि थर्ड में गिरफ्तार के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने का अधिकार होता है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा इसमें गलत है, ये हमारा गलत है क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट जो होता है वो अगर उसकी वृद्धि नहीं करता है तो ये 24 घंटे के अंदर रिहा हो जाता है, ठीक है। 24 घंटे के बाद ये रिहा कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि परामर्श कराने का अधिकार, तो ये विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार होता है। और जो गिरफ्तार किया गया है तो यह जानने का अधिकार होता है कि क्यों उनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये जो निरुद्ध किए गए व्यक्ति का ये किस आर्टिकल में प्रोविज़न है, तो ये आर्टिकल जो 22 होता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत, तो उसी के अंतर्गत इसका मतलब प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारा जो 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट वाला गलत है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और देखो जो क्वेश्चन मैंने ये आज हमारे लगभग मतलब 30 क्वेश्चन थे, तो 30 में आज कितने आप लोगों के सही हुए उनको कमेंट बॉक्स में बताना। कल एक बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से आंसर दिए थे, मतलब दिल खुश कर दिया यार तुमने। कोई यूपीएससी आईएएस करके है वो चैनल है, उसने बहुत अच्छे से मतलब आंसर दिए, तो मज़ा आ गया यार, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा मतलब आप लोग भी आंसर दिया करो यार, देते हो तो उसमें एक्टिव फॉर्म में बने रहते हो आप लोग, तो आप लोगों का उसमें फ़ायदा ही होता, नुकसान नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।